ये काफी वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा है, पूरा वर्ल्ड वाइड फील्ड है, 30 40 50 भी मिल सकता है। तो ऐसे देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है। एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर उसके हाथ में एक अच्छी जॉब हो, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ ना, तो फिर वहां पे आपका कॉलेज का नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस हो जाए। अविनाश भाई, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और अपनी इस वैल्यूबल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। तो इसके लिए मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अविनाश भाई आप अपने बारे में कुछ बताइए ताकि व्यूवर्स को पता चले। थैंक यू प्रवीण भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ आपके व्यूवर्स के सामने भी। और अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माय नेम इज अविनाश कुमार गुप्ता, एज यू नो, एंड आई हैव डन माय बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट फ्रॉम KJ Somaiya College of Engineering. After that, I joined Mott MacDonald as a static equipment design engineer. एंड अभी तक मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस है, दैट इज 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस सेम फील्ड। सो आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अविनाश भाई, आपने जैसे अभी बताया कि एज अ फ्रेशर आपने मॉट मैकडोनल्ड कंपनी ज्वाइन की, तो यस। करंटली आप वहीं पे काम कर रहे हैं या किसी दूसरे कंपनी में? पहले मैंने मॉट मैकडोनल्ड ज्वाइन किया था, और मॉट मैकडोनल्ड के बाद अभी मैंने कंपनी स्विच करके अब मैं बंस एंड मैकडोनल्ड के साथ काम कर रहा हूँ। सो बेसिकली 2 कंपनीज का एक्सपीरियंस है मेरे पास अभी। MNCs, दोनों MNCs है, दोनों US बेस्ड कंपनी है। ग्रेट भाई, ग्रेट। तो अब मैं चाहता हूँ भाई कि ये जो स्टैटिक इक्विपमेंट फील्ड है इसके बारे में आप बताइए, मतलब एग्जैक्टली है क्या चीज ये? देखिए, ये जो स्टैटिक इक्विपमेंट है, इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं FEG ग्रुप, मतलब फैब्रिकेटेड इक्विपमेंट ग्रुप। अभी ये बेसिकली है क्या, तो अगर आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूं, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, तो जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे मैं बोलूं प्रेशर वेसल्स, स्टैटिक इक्विपमेंट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर्स, टैंक हो गया, या फिर अपना फिल्टर्स हो गए, टावर्स हो गए, कॉलम्स, ये सारे स्टैटिक इक्विपमेंट। अभी जो भी मैंने आपके सामने नाम रखा, ये सारे नाम में एक चीज कॉमन आपको दिखता होगा कि कोई भी पार्ट जो रहता है इनका, ये सारे इक्विपमेंट्स का, वो मूव नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग इनको स्टैटिक इक्विपमेंट बोलते हैं। अभी जैसे टैंक में बोली, तो टैंक के अंदर स्टोरेज टैंक जैसा होता है, जो हम लोग केमिकल इंडस्ट्रीज में देखते हैं, जिसमें हम लोग ऑयल वगैरह स्टोर करते हैं। प्रेशर वेसल्स की अगर मैं बात करूँ, तो केमिकल इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स आते हैं और फिर रिएक्शंस होता है जिस चैम्बर में, तो उसको हम लोग प्रेशर वेसल्स बोलते हैं। सेम लाइक कॉलम, टावर्स। तो ये सारे इक्विपमेंट जो होते हैं उनमें कोई भी पार्ट मूवेबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको स्टैटिक इक्विपमेंट बोलते हैं। और बहुत सारे मैंने आपको जो नाम लिया वो काफी, मतलब कुछ नाम मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे रखे, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ये जो स्टैटिक इक्विपमेंट फील्ड है, इसका करंट सिचुएशन में क्या डिमांड है और इन फ्यूचर क्या होगा? देखिए, अभी इसका करंट जो सिचुएशन है थोड़ा सा डाउन साइड है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड दिस लॉकडाउन। प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अपना लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से ऑयल एंड गैस, जो मुझे लगता है कि स्टैटिक इक्विपमेंट में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर, OGC सेक्टर, ऑयल गैस एंड केमिकल। तो उसमें अभी इस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम आया है, बिकॉज जब ऑयल का कंजम्पशन कम हो गया है, तो ऑयल का कंजम्पशन कम हो गया तो लोगों को स्टोरेज फुल हो गए, तो बेसिकली वहां पे थोड़ा डाउनफॉल आया है इस फील्ड के अंदर। और यही रीजन है कि ड्यूरिंग दिस लास्ट 1 year बहुत सारे जॉब्स भी गए। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं, तो ओवरऑल ये जो फील्ड है स्टैटिक इक्विपमेंट, ये काफी वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा है, पूरा वर्ल्ड वाइड फील्ड है। और ये कैसे कांस्टेंट है, मतलब ऐसे कंट्री टू कंट्री चेंज नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जो एक स्टैंडर्ड बाइबल जैसा एक रहेगा, और वो वर्ल्ड फॉलो करता है। तो ओवरऑल तो इसके अंदर स्कोप है। इवन दो अगर ऑयल एंड गैस में कुछ ऊपर नीचे होता है, तो भी अदर जो सेक्टर से मैं आपको चाहिए आगे बताता हूँ मैं पूरा डिटेल में। फिलहाल अभी इतना समझिए कि इसका फ्यूचर तो अच्छा है, मतलब इस फील्ड में फ्यूचर अच्छा है। ऑफिस जॉब रहता है जिसमें आपको डेस्क पे बैठ के काम करना होता है, तो इट इज मोर लाइक IT आपका, जिसमें आपको PC मिलता है और PC के ऊपर आप बैठ के काम करते हैं। आई होप इससे एस्पिरेंट्स को एक आइडिया मिल गया होगा कि मतलब इस फील्ड की फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं, कोई भी पाथ सिलेक्ट करते हैं कि हाँ यार मेरे को इस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो एटलीस्ट हम लोग हाँ। नेक्स्ट 5 ईयर 10 ईयर का देख के करते हैं। यस। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सपोज
कोई बंदा स्टैटिक इक्विपमेंट के बारे में सीखता है, इससे रिलेटेड चीजों को समझता है, तो इंडस्ट्री में ऐसी कौन कौन सी प्रोफाइल है जिसमें वो काम कर सकता है? देखिए, अगर इसको देखा जाए ना, तो अगर जो मैंने सेगमेंट बोला, ये सेगमेंट एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। बट अगर मैं पर्टिकुलरली स्टैटिक इक्विपमेंट की बात करूं, जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ तो मैकेनिकल का, एज अ मैकेनिकल अगर मैं बोलूँ तो इसमें रोटरी भी आता है और इसमें स्टैटिक इक्विपमेंट आता है, इसमें पाइपिंग भी आता है एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब उसके अंदर सेग्रीगेट होता है, तो कुछ स्टैटिक इक्विपमेंट बन जाता है, कुछ लोग रोटरी बन जाते हैं। रोटरी मतलब जो पार्ट मूविंग है, मतलब जैसे टरबाइन की मैं बात करूँ, पंप की बात करूँ, उसमें क्या होता है कि अंदर के पार्ट्स मूव करते हैं, तो वो सारे इक्विपमेंट को हैंडल करने वाले लोगों को हम रोटरी बोलते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल लैंग्वेज है, मतलब जो कंपनी में यूज किया जाता है। अब स्टैटिक की बात करें, अगर स्पेसिफिक होके स्टैटिक की बात करें, तो स्टैटिक में प्रोफाइल तो सबका सेम होता है कि आप स्टैटिक इक्विपमेंट डिजाइन इंजीनियर है। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आपका जो डिजिग्नेशन है चेंज होते रहता है। आप इसके लिए कोर्सेज वगैरह करते हैं, जो ज्यादातर यूएस वगैरह जैसे जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे ज्यादातर प्रोफेशनल इंजीनियर का एक कोर्स आता है, जिसमें आप स्टैटिक इक्विपमेंट के अंदर प्रोफेशनल इंजीनियर नाम का एक कोर्सेज को कर लेंगे, तो आप एक सर्टिफाइड इंजीनियर बन जाते हैं। ठीक है। अब ये कोर्स तो आपको कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके ऊपर अगर मैं बोलूँ तो स्टैटिक इक्विपमेंट, अभी सपोज अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि स्टैटिक इक्विपमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है और कौन कौन से इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो स्टैटिक इक्विपमेंट हर जगह यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोल सकता हूँ, ऑयल एंड गैस में यूज होता है, केमिकल में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, एफएमसीजी है, एनर्जी सेक्टर है। ये सारे हर जगह पे अपना स्टैटिक इक्विपमेंट, मतलब प्रेशर वेसल्स और टैंक तो बहुत वर्ल्ड वाइड यूज्ड है। टैंक अगर आपको बोलूं तो टैंक तो मतलब आपको कुछ भी स्टोरेज करना है तो आपको टैंक लेना है। ठीक है। अब ये सेग्रीगेशन मैंने बताया आपको इंडस्ट्री वाइज। अगर मैं आपको बोलूं कि इंसान या जो भी बी करने वाला स्टूडेंट है वो कंफ्यूज रहेगा कि क्या इसके अंदर स्कोप है कि नहीं है, तो उसको एक चीज तो समझ में आ गया कि इतने सारे सेक्टर्स हैं और हर सेक्टर में आपको सेम एक्सपीरियंस काम आने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको केमिकल में जाना है तो आपको अलग एक्सपीरियंस चाहिए। आपने ऑयल एंड गैस में काम किया, आप केमिकल में जा सकते हैं, बिकॉज आपको वहां पे भी वही काम करना है जो आपने ऑयल एंड गैस में किया। ठीक है। अब स्टैटिक इक्विपमेंट में ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे फील्ड हैं। फील्ड मतलब बहुत सारे लेयर्स है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर आप स्टैटिक इक्विपमेंट में डिजाइन इंजीनियर का रोल पे जा सकते हैं। डिजाइन इंजीनियर मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग का पार्ट हैंडल करने वाला है। और ये सारे बहुत सारे एमएनसीज है जो इस चीज को करती हैं। जैसे मैंने अभी आपको दो मेरा एक्सपीरियंस बताया, मॉट मैकडोनल्ड, वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी है। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया बंस एंड मैकडोनल्ड, वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी है। लेकिन सिर्फ जरूरी नहीं है कि स्टैटिक इक्विपमेंट मतलब सिर्फ इंजीनियरिंग। आप फैब्रिकेटर साइड भी जा सकते हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्टर है, जो वेसल मैन्युफैक्चर करेंगे, तो उनको हम लोग बोलते हैं वेंडर साइड। वेंडर साइड जाएंगे तो वहां पे भी आप डिजाइन इंजीनियर के पोस्ट पे जा सकते हैं। वहां पे भी वो लोग के भी डिजाइन इंजीनियर्स लगे रहते हैं। साथ में एक प्रोडक्शन लाइन पे स्टैटिक इक्विपमेंट का एक बंदा होता है जो आपको प्रोडक्शन लाइन को पूरा हैंडल करता है कि कौन सा इक्विपमेंट बन रहा है प्रोडक्शन वाइज, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन वाइज। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप एज अ डिजाइन इंजीनियर इन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट में चले जाएं, जिसको हम लोग कंसल्टेंसी बोलते हैं। दूसरा होता है आपका फैब्रिकेटर। तीसरा होता है आपका एंड, जो जिसके लिए हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। जैसे मैं बोलूँ कि केमिकल इंडस्ट्री, तो केमिकल इंडस्ट्री में मैं बोलता हूँ, या फार्मास्यूटिकल में बोलता हूँ कि सन फार्मा। सन फार्मा को आगे चल के कोई प्लांट डालना है, उसको अपना प्लांट एक्सपांड करना, अपना कंपनी एक्सपांड करना, तो वो किसी दूसरे जगह पे जाके किसी नए लोकेशन पे अगर अपना प्लांट डालना चाहता है, तो उसको प्लांट डालने के बाद जब हम लोग ने इंजीनियरिंग कर लिया, कंसल्टेंट ने पूरा इंजीनियरिंग का पार्ट कर दिया, फैब्रिकेटर वाले ने कर दिया, अब एंड यूजर जो उसको यूज करने वाला है, तो वहां पे भी उनको स्टैटिक इक्विपमेंट के इंजीनियर लगते हैं, जो डिजाइनिंग नहीं करते हैं, जो उस इक्विपमेंट को हैंडल करते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इसमें बहुत कुछ है। और इसके अलावा एक क्वालिटी अश्योरेंस करके भी एक इंजीनियर होता है, क्यूए क्यूसी यस, जिसको बोलते हैं, वो भी क्यूए एक क्यूसी होता भी है। होता है। वो एक अलग स्ट्रीम है, आप उसमें भी जा सकते हैं। वो सर्टिफाइड लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 अगर आप सर्टिफाइड हो गए तो आप वो भी कर सकते हैं। वो भी एक अच्छा फील्ड है, बट वो ऑफिस जॉब नहीं होता है। वो मोर ऑफ ऐसे आपको जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है फैब्रिकेटर के पास। तो ओवरऑल देखा जाए तो मतलब प्रोफाइल्स भी काफी ज्यादा है, और नंबर ऑफ सेक्टर्स की बात की जाए अपॉर्चुनिटीज, यस तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। ओके, यस। ठीक है भाई। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सपोज कोई बंदा है जो स्टैटिक इक्विपमेंट में अपना करियर बनाना चाहता है, ठीक है, इसके बारे में सीखना चाहता है, तो ओके। क्या क्या रिसोर्सेस
का यूज कर सकता है, किन किन सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। देखिए, अगर कोई स्टैटिक इक्विपमेंट में जाना चाहता है तो वो किस स्टेज पे जाना चाहता है, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं, सपोज अगर कोई स्टूडेंट है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है एंड सेकंड या थर्ड ईयर में है, ठीक है, तो अगर ऐसे स्टूडेंट को पहले से क्लियर है कि मुझे इस फील्ड में जाना है, बिकॉज मतलब उसके किसी सीनियर ने अगर उसको रेकमेंड किया है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है उस हिसाब से उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं पूरे इंजीनियरिंग के, वो दो सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है स्टैटिक इक्विपमेंट के लिए। फर्स्ट सब्जेक्ट है सॉम, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 90-80% वो यूज होता है। सॉम एंड मेटलर्जी, जो हम लोग का मटेरियल वगैरह का जो एक सब्जेक्ट था जिसमें हम लोग एसएन ग्राफ वगैरह देखते थे, और कार्बन कार्बन डायग्राम वाला जो ग्राफ वगैरह मटेरियल था, साइंस, वो मटेरियल सब्जेक्ट साइंस। मटेरियल से रिलेटेड, यस, मेटलर्जी से रिलेटेड एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके साथ में अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज, अगर हीट एक्सचेंजर वगैरह का भी थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनेमिक्स है, बिकॉज हीट एक्सचेंजर जब आप डिजाइन करेंगे एज ए हीट एक्सचेंजर डिजाइनर, तो आपको हीट का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ट्रांसफर हो। तो ओवरऑल पूरे इंजीनियरिंग से आपको 3 या 4 सब्जेक्ट मेजर है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉम, स्ट्रेंथ वाला, एंड मेटलर्जी, और उसके बाद आपको अगर थर्मो एंड हीट ट्रांसफर आता है तो आप उस फील्ड के लिए जा सकते हैं। अब ये तो रही बात, चलो अगर आप स्टूडेंट हैं और सेकंड थर्ड ईयर में हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं है और आपने सपोज फोर्थ ईयर दे दिया है, आप फाइनल ईयर में, या फिर फाइनल ईयर क्रॉस हो गया, आप रिजल्ट आ गया, तो उस स्टेज पे आप क्या कर सकते हैं, आप आइदर किसी कंपनीज वगैरह जैसे ऐसे एमएनसीज वगैरह में इंटर्नशिप वगैरह मिलता है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप वगैरह मिल जाता है तो आपको करियर में स्टार्ट मिल जाता है। या फिर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट से कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट से कोर्स ज्वाइन करने का बेनिफिट ये होता है कि वो आपको पूरा स्टैटिक इक्विपमेंट सिखाएंगे, और फिर उसके बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं जॉब में हेल्प करेंगे, या हो सकता है आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट में जॉब लगा के देंगे। इसके बाद अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपके पास एक ऑप्शन भी होता है इलेक्टिव नाम का, जो सबके लिए रहता है ऑप्शन। तो उसमें आप पीएफडी करके एक इलेक्टिव रहता है, जैसे सीएफडी रहता है, बहुत सारा रहता है, वैसे पीएफडी करके भी एक इलेक्टिव होता है, तो आप वो इलेक्टिव भी ले सकते हैं। उसमें ज्यादातर आपको यही सारे इक्विपमेंट के बारे में सिखाया जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, स्टैटिक इक्विपमेंट में सिर्फ डिजाइन नहीं होता है, एनालिसिस का भी पार्ट होता है। तो एनसिस वगैरह अगर आपको आता है, फी एनालिसिस, तो वो भी आप सीख सकते हैं। उसके बेसिस पे भी आपको एनालिसिस वाले स्टैटिक इक्विपमेंट में ही आपको एनालिसिस का कोई जॉब मिल जाएगा। तो अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि बुक्स वगैरह कैसे रेफर करना है, या फिर क्या बेसिकली क्या चीजें होती है जो स्टैटिक इक्विपमेंट में हम लोग को आनी चाहिए, तो पूरा का पूरा जो स्टैटिक इक्विपमेंट डिजाइन है वो एएसएमई, मतलब जो सबसे ज्यादा यूज्ड कोड है वो है एएसएमई कोड, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये कोड में बहुत सारे कोड है, सब कोड है, मतलब एएसएमई सेक्शन 8, सेक्शन 1, 2, ऐसे सेक्शन 9, 10 तक गए हैं। तो ज्यादातर जो यूज कोड होता है वो एएसएमई सेक्शन 8 होता है, उसमें डिवीजन 1 हम लोग मेजरली यूज करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे कोर्स है, आईएस कोड भी बहुत सारे रहते हैं, बीएस कोड भी बहुत सारे, बट ज्यादातर कंपनियां जो रहती है वो एएसएमई कोड यूज करती है। ये है प्रेशर वेसल अगर आपको यूज करना है, बॉयलर के लिए आपको अलग कोड यूज करना होता है। और अगर आपको मान लीजिए टैंक वगैरह डिजाइन करना है तो उसके लिए आपको एपीआई 650 टैंक डिजाइन करते हैं। बहुत सारे एपीआई में बहुत सारे टैंक का कोड है, बट एपीआई 650 भी मेजरली यूज होता है, कॉमनली यूज्ड कोड है। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको ये थोड़े कोड्स के बारे में नॉलेज हो तो बहुत है। और उसके साथ अगर आपको बुक्स वगैरह के बारे में बताना है तो बुक्स में सबसे अच्छा बुक आई थिंक जो रहता है वो बेडनार करके है। बेडनार बुक काफी अच्छा है। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स है, मैंने अगर आपको लिस्ट बताना चालू किया तो बेडनार है, डेनिस मॉस है, मेगेसी है, कांति महाजन है, और उसके बाद एमवी जोशी है, बहुत सारे बुक्स है। बट बेडनार वगैरह जो है ये थोड़े कॉमनली यूज्ड है, हर इंडस्ट्री में लोग यूज करते हैं, तो आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। जनरली क्या होता है कि जो टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करते हैं उनका प्लेसमेंट होता नहीं है कॉलेज के थ्रू, बराबर। ठीक है। हाँ। और उनके पास उतना नॉलेज भी नहीं होता है। अभी अगर मैं टायर 1 और टायर 2 कॉलेजेस की बात करूँ तो वहां पे तो बहुत सारी कंपनियां विजिट करती है और वहां पे प्लेसमेंट भी हो जाता है। लेकिन ये जो टायर 3 के बच्चे हैं ये चाहते हैं कि जैसे ही उनका फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो तुरंत उन्हें एक अच्छी जॉब मिल जाए। हाँ। अच्छी जॉब मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो 5,000 10,000 पे जॉब मिल रही है उसको मैं अच्छी जॉब नहीं बोलूंगा। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट उसे 25,000 30,000 40,000 कुछ यस। ऐसे अमाउंट मिले। हाँ। तो ऐसा वो आखिर में क्या करे, सेकेंड ईयर से ऐसा
किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करे सो दैट एट द एंड ऑफ फाइनल ईयर उसके हाथ में एक अच्छी जॉब हो, चाहे भले वो टायर 3 कॉलेज से बिलोंग करे। ऐसे केसेस में मुझे लगता है अगर टीयर 3 कॉलेज से है वो स्टूडेंट, तो उसके लिए सबसे बड़ा जो उसको बोलते हैं ना, सबसे बड़ा उसके पास एक एडवांटेज है कि वो इंटर्नशिप कर ले। उसको जिस फील्ड में जाना है वो पहले डिसाइड करे कि उसको किस फील्ड में जॉब करना है, फिर किस फील्ड में उसको फ्यूचर बनाना है, और ट्राई करे कि ऐसी कंपनियों में उसको इंटर्नशिप मिल जाए। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप देंगी, जैसे मैंने आपको जो भी नाम गिनवाए। फैब्रिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं तो गोदरेज, एल&टी चिवड़ा, एल&टी हाइड्रोकार्बन, बहुत सारी कंपनियां। अगर मैं आपको ऐसी जस्ट नाम गिनवाने बैठू ना इस फील्ड से रिलेटेड, तो आपको मैं 10-15 नाम तो ऐसे जबान पे गिनवा सकता हूँ, जिसमें से है मॉट मैकडोनल्ड, बंस मैकडोनल्ड, ये दोनों मैंने जिसमें काम किया है। उसका टोयो है, टेक्नीमॉन्ट है, थाइसन क्रिप है, टीसी है, एल&टी हाइड्रोकार्बन है, एल&टी चिवड़ा है, टेक्निप है। तो ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंसल्टेंसी है। इसके बाद अगर फैब्रिकेटर की बात करूँ तो बहुत सारे छोटे छोटे फैब्रिकेटर्स, अगर मैं बोलूँ जो एमआईडीसी है, जो मुंबई, पर्टिकुलरली मुंबई की बात, तो मुंबई में बहुत सारे एमआईडीसी जो एक एरिया रहती है, तो उस एमआईडीसी में बहुत सारे फैब्रिकेटर्स होते हैं जो इससे रिलेटेड काम करते हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छा प्रोनाउंड कंपनी नहीं मिल रही है इंटर्नशिप के लिए, तो आप ऐसे छोटी कंपनी में भी जा सकते हैं, फैब्रिकेटर साइड भी जा सकते हैं, जिसमें गोदरेज वगैरह तो बड़ी कंपनी है, गोदरेज है, एल&टी है, ये सब फैब्रिकेशन भी करती है। इसके बाद दीपेश इंजीनियरिंग है, नोवाटेक है, दोषी इंजीनियरिंग है, ऐसे बहुत सारी छोटे छोटे फैब्रिकेटर्स भी बहुत हैं, बड़े बड़े भी बहुत। तो आपको कहीं ना कुछ तो आपको इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और अगर आपको क्लियर है कि आपको इसी फील्ड में जाना है, तो आप कोई ना कोई कंपनी से इंटर्नशिप कर लो, क्योंकि ये इंटर्नशिप आपको आगे चल के एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे काउंट होगा। और इंटर्नशिप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जाओ और उस कंपनी में इंटर्नशिप का अप्लाई कि आपको मिल गया और उसका जाने का आने का, बस इतना नहीं। अगर आप जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि आपको क्या क्या चीजें वहां पे सीखने मिल सकती है। जैसे वहां पे कोड बहुत बहुत बोलते हैं ना, फ्रिक्वेंटली यूज होता है। हर डिजाइन के लिए आपको कोड यूज करना, हर फैब्रिकेशन के लिए कोड यूज करना। तो आप कोशिश कीजिए कि वो सब कोड आप ड्यूरिंग द कॉलेज अपने सीख जाओ, ताकि जब आप इंटरव्यू में जाओ ना, तो फिर वहां पे आपका कॉलेज का नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एक्सपीरियंस हो जाए, तो आप अपने कॉलेज के नाम को दबा के अपने एक्सपीरियंस को सामने रख पाओ। तो उस लेवल पे आप थोड़ा सीखो, और 2-3 महीना इज सफिशियंट टू लर्न, मतलब बेसिक लेवल ऑफ ये इंजीनियरिंग। तो मुझे लगता है इंटर्नशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो लोग को मिल सकता है जॉब, अच्छा जॉब, जैसे आपने बोला वो लेवल का जॉब आराम से मिल सकता है। ये सारी कंपनियों में अगर उनको जॉब मिला तो आप पकड़ के चलिए, जो आपने बोला है उतना या उससे ऊपर ही मिलेगा। बिल्कुल सही बात की भाई आपने। और आई होप अगर एस्पिरेंट्स इन चीजों को फॉलो करें तो डेफिनेटली दे विल गेट अ गुड जॉब एंड बेटर सैलरी। यस यस। मान लो बंदा सेकेंड ईयर से भी इंटर्नशिप करता है तो उसके पास हाँ। टोटल 6 सेमेस्टर्स होते हैं, और हर एक सेमेस्टर्स में अगर यस। उसे 1 महीना भी मिलता है तो पूरा मिला के 6 महीना 6 मंथ मिलता का है। उसको। हाँ। यस। और अगर एक पर्टिकुलर फील्ड में अगर वो 6 महीना कुछ ना कुछ सीखता है तो उसके पास एक अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, अच्छी खासी स्किल डेवलप हो जाएगी। यस। प्रॉब्लम और ये है कि बच्चे जब जाते हैं इंटर्नशिप करने, तो वो सीखने के मूड से नहीं जाते, सिर्फ सर्टिफिकेट अपने रिज्यूम में ऐड करने जाते, बिल्कुल सही वहीं बात की फंसेंगे आपने। वो। अगर आप ऐसा करके सोचोगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आजकल के जो इरा चल रहा है इसमें आपका नॉलेज बहुत मायने रखता है। मतलब आपका कॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास नॉलेज है कि नहीं। इसलिए जो बहुत सारी कंपनियां, जैसे इस फील्ड की बहुत सारी कंपनियां तो रिक्रूटमेंट के लिए जाती ही नहीं है। ऐसे फील्ड में स्टैटिक इक्विपमेंट, ऑयल एंड गैस, या फिर जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, ये ज्यादातर रिक्रूटमेंट के लिए कॉलेजेस में नहीं जाती है। कुछ कंपनियां जाती है, जैसे अभी मेरे जो करंट कंपनी है, ये कॉलेजेस विजिट करने लगी हैं रिक्रूटमेंट के लिए, नहीं तो पहले ये लोग नहीं जाते थे। तो ऐसे कंपनियों में अगर आपको जॉब चाहिए तो होल एंड सोल आपको एक्सपीरियंस या आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हैं तो सिर्फ इस इंटेंशन से जाओ कि वहां आपको सीखना है। अगर आप सिर्फ रिज्यूमे में ऐड करने जा रहे हैं तो वो आपको कहीं पे हेल्प करेगा, बट यहाँ पे हेल्प नहीं होगा आपको, क्योंकि कॉलेज रिक्रूटमेंट नहीं है ना, इसलिए। कि बहुत सही बात की भाई आपने। और 6 महीना बहुत बड़ा समय होता है कि यस। 6 महीना अगर हम लोग किसी चीज में देते हैं तो यार अच्छा खासा नॉलेज आपको मिल जाएगा, अच्छी खासी यस, स्किल बराबर। डेवलप हो जाएगी आप इस फील्ड में। सपोज बंदा चाहता है कि उसका ग्रोथ और प्रमोशन काफी अच्छा हो, तो क्या यस। उसे हायर स्टडीज के लिए प्रिफर करना चाहिए? हायर स्टडीज एनीवे बेटर तो होता ही है। मतलब अगर आपको ग्रोथ चाहिए, फटाफट फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो हायर स्टडीज तो एनीवे बेटर रहता है। बट सपोज अगर आप हायर स्टडीज अफोर्ड नहीं कर सकते ड्यू टू एनी रीजन, फाइनेंशियल रीजन या फिर कोई भी रीजन की वजह से आप अगर हायर स्टडीज के लिए नहीं जा पा रहे हो, तो फिर आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस होते हैं कि आप ये जो कोड वगैरह मैंने आपको बताए, ये सारे कोड के ऊपर अगर आप मास्टरी ले लेते हो 2-3 साल में, तो आपको अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा। बहुत कम टाइम में आपको अच्छा ग्रोथ मिल जाएगा, क्योंकि ये सब कोर्स जो है वो टाइम लगता है लोगों को सीखने में। जो पैशनेट रहते हैं वो
4-5 साल में अच्छा सीख लेते हैं, सीख के आपको स्विच मारना है। सही बात की भाई आपने, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कोर्स होते हैं ये एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। इसको हम लोग जस्ट रटेंगे तो उससे कुछ नहीं, बेनिफिट नहीं कोई होगा, मतलब क्योंकि वो नहीं। आप वैसे भी भूल जाओगे, अगर यूज नहीं करोगे तो भूल यस, जाओगे। यस, तो भाई जैसे अभी आपने बताया कि हायर स्टडीज कर लेंगे तो अच्छा होगा, तो अगर बंदे को मास्टर्स करना है तो किस यस। स्पेशलाइजेशन में करना चाहिए? ऐसे देखने जाए ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हायर स्टडीज करना है तो मेट्रोलॉजी वगैरह फील्ड में जाएंगे तो बेटर है। मतलब ये मुझे एक्चुअली प्रवीण मुझे भी पता नहीं, क्योंकि स्टैटिक इक्विपमेंट में जाने के लिए तो ऐसे स्पेसिफिक कुछ है नहीं। डिजाइन डिजाइन हायर स्टडीज डिजाइन में भी जाएगा तो डिजाइन जो होता है ना वो सॉलिड वर्क वगैरह पे जाता है। उसमें मतलब स्टैटिक इक्विपमेंट जैसे ये जो सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं ये हायर स्टडीज में नहीं सिखाते सीखने के लिए, क्योंकि वो एक्चुअली उनके करिकुलम में आता नहीं है। इसलिए मैंने एनसीस को पर्टिकुलरली डाला उसमें कि एनसीस तुम सीख सकते हो। बाकी कंप्रेस कोई सिखाता नहीं, पीवी लाइट कोई सिखाता नहीं, मतलब जो इसमें फील्ड में चाहिए वो आपको हायर स्टडीज में मिलेगा ही नहीं। तो क्या वो हायर स्टडीज में क्या करेगा? वो एमबीए करेगा तो सीधा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में घुस सकता है, बट वो स्टैटिक इक्विपमेंट नहीं है। तो प्रोफेशनल भाई इंजीनियरिंग अलग कोर्स है, वो कर सकता है, वो करेगा तो बेस्ट ऑप्शन है। वो प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कर ले वो, और तो दूसरा कुछ ऐसे कोर्सेज कर ले बस, और कुछ नहीं, जैसे ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं। बाकी फिलहाल मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है फर्दर स्टडीज का। स्टडी की इक्विपमेंट से रिलेटेड जो कुछ सॉफ्टवेयर्स की बात की, जैसे पीवी लाइट हो गया, हम्म। देन उसके बाद कंप्रेस हो हाँ, गया, तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये बंदा दो जगह पे सीख सकता है, या तो इंडस्ट्री में, या तो एक हाँ, एक कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले जहाँ पे 1 महीने 2 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। हाँ। लेकिन क्या वो बंदा इन सॉफ्टवेयर को खुद से सीख सकता है? खुद से सीख सकता है। देखिए क्या होता है ना, ये जो कोड्स, ये जो सॉफ्टवेयर हम लोग बोल रहे हैं, पीवी लाइट हो या फिर कंप्रेस हो, ये सॉफ्टवेयर एक्चुअली इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते। ये सॉफ्टवेयर को अगर आपको कुछ भी इनपुट डालना है तो आपको अल्टीमेटली आपको कोड आना चाहिए। मतलब आपको क्या इनपुट डालना है वो आपको कोई नहीं सिखाएगा। अगर मैं मॉडलिंग सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसे सॉलिड वर्क्स वगैरह की अगर हम लोग बात करते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपको टूल्स पता होने चाहिए कि क्या टूल्स हैं और क्या टूल्स मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं बोलता हूँ पीवी लाइट, तो इसमें आपको इनपुट डालना होता है। इनपुट मतलब आपको वैल्यूज डालने होते हैं कि आपको कैसे, मतलब क्या डिजाइन का रिक्वायरमेंट है। तो वो आपको विद एक्सपीरियंस सीखना पड़ता है, या फिर आपके पास कोड का नॉलेज होगा तो आप उसमें इनपुट एंटर कर सकते हो। मतलब ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि आपको एंटर करना होता है इसके अंदर। तो ओके। इंस्टीट्यूट में आप वो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा नॉलेज ले सकते हैं, आप खुद से सीख लेंगे। यूट्यूब वगैरह से जाएंगे, बहुत सारी चीज, बहुत सारे इन सब टॉप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस रहेंगे तो उसमें आप सीख लीजिए। मेन जो है ना, सब कुछ इसमें पूरा घुमा फिरा के बात सिर्फ इतनी अटक रही है कि आपको कोड आना चाहिए। अगर आपको कोड आता है तो सॉफ्टवेयर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको इनपुट पूछेगा, आपको पता होना चाहिए कि ये इनपुट क्या पूछ रहा है और इसको एंट्री कहाँ से करना है। मतलब ये मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जो अपने मॉडलिंग सॉफ्टवेयर से एकदम अलग है। ओवरऑल देखा जाए तो इसे यही चीज पता चलती है कि अगर बंदा किसी कंपनी में कुछ एक्सपीरियंस ले ले एज अ यस, इंटर्नशिप, सो दैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। यस। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि उन्हें स्टैटिक इक्विपमेंट में करियर बनाना है, आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इंटर्नशिप करें, ज्यादा से ज्यादा इंटर्नशिप करें। आप यस। एक्सपीरियंस लें कि डिजाइन कैसे होता है, फैब्रिकेशन कैसे होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, आप चीजों को समझें। हाँ, और एक बार अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो यार इंडस्ट्री में जॉब की कमी नहीं है, इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबल है। बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं इस फील्ड में, और सब हम्म। बड़ी बड़ी, जैसे मैंने जो आपको नाम बताया सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं। तो जॉब तो आपको मिल जाएगा, बट आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, विच इज सैलरी, क्योंकि हर एक ओके। स्टूडेंट जो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहा है वो ये नहीं चाहता कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसको 5,000 10,000 पे जॉब करनी पड़े। यस, यस। वो यही एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट 40,000 50,000 एक हैंडसम सैलरी मिले। तो इस फील्ड में एज अ फ्रेशर एक एवरेज सैलरी कितनी होती है? इस फील्ड में अगर आप कंसल्टेंट साइड जा रहे हैं, मतलब अगर आपने जो इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स होते हैं, अगर उस कंपनी में अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 20 25 30 के ऊपर रहेगा। मतलब आप स्टार्ट ही वहीं से करेंगे। अगर कॉलेज रिक्रूटमेंट होता है, जैसे बहुत सारे कंपनियां कॉलेज में विजिट करती हैं, अगर वो कंपनियों के थ्रू आपको प्लेसमेंट मिलता है तो आपको 40,000 45,000 इन हैंड सैलरी मिल जाएगा स्टार्टिंग। ओके बट ओके। अगर आपको कोई वेंडर साइड जा रहा है, ये फील्ड का एक ही प्रॉब्लम है कि आपको वेंडर साइड एक्सपीरियंस ज्यादा मिलेगा लेकिन आपको सैलरी कम मिलेगी।
और आपको कंसल्टेंट साइड जाएंगे तो आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो डिपेंड करता है कि आपको जॉब कहाँ मिला है। अगर आप वेंडर साइड है तो आपको सैलरी कम मिलने वाली है, मतलब 15-20 हजार 25 हजार तक मिल सकती है, 20 हजार तक आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेंट मिलता है तो 20 हजार से ऊपर की सैलरी आपको मिल सकती है, 30 40 50 भी मिल सकता है। और अगर बंदे को सपोज 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, ओके। तो वो हाँ, एवरेज सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकता है? अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो अगर उसने 20 25 पे स्टार्ट किया और आफ्टर 5 इयर्स उसका 50 60 70 तक एक्सपेक्ट कर सकता है वो, मतलब इतने तक आराम से चला जाएगा। जैसे आप भी इंडस्ट्री में इतने साल से हैं, ठीक है, आपको ये चीज पता होगी कि इस बंदे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपने ये भी देखा होगा कि एक बंदा 5 साल के एक्सपीरियंस पे 50 हजार ले रहा है और एक बंदा लाखों में अर्निंग कर रहा है। तो यस। मैक्सिमम कितना आपने देखा है 5 साल के एक्सपीरियंस पे, मैक्सिमम कितना बंदे को सैलरी मिलता है? मेरे कांटेक्ट में जितने लोग आए हैं, आई थिंक मैंने 70 to 80 70,000 के करीब मैंने देखा है 5 साल के एक्सपीरियंस पे। ओके, दैट्स कुछ फाइन एक्चुअली। लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनको सैलरी थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, बट ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5 साल के एक्सपीरियंस पे 60 से 70 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है, मान लो बंदे को 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो हाँ, डिजाइनिंग में ही इन्वॉल्व होगा या उसे मैनेजर के पोस्ट पे भेजा जाएगा? 10 12 साल का एक्सपीरियंस अगर है उसके पास तो वो डिजाइनिंग में ही इन्वॉल्व होगा। 12 15 साल के एक्सपीरियंस तक जाते जाते उसको अब मैनेजमेंट का धीरे धीरे मतलब रोल्स मिलते जाता है। और 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद उसको मैनेज करना होता है, जैसे वो लीड इंजीनियर हो जाएगा जो कम्युनिकेशंस देखेगा और फिर लोगों को टास्क अलॉट करेगा, तो मैनेजेरियल टास्क उसका बढ़ते जाएगा और उसका डिजाइन का पार्ट कम होते जाएगा। तो वो 15 साल के बाद से ऐसे चालू हो जाता है, 12 से 15 साल तक स्टार्ट हो जाता है मैनेजमेंट का काम। 12 साल तक आप पकड़ के चलिए कि प्योर वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में रहेगा, डिजाइन से रिलेटेड। अब मैं चाहता हूँ कि आप फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जो भी स्टैटिक इक्विपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक फाइनल मैसेज दें। अगर मैं अपना फाइनल मैसेज देने की बात ना मतलब सोचूं तो मेरे हिसाब से कितना सही और कितना गलत है तो फ्यूचर को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। लेकिन मैं अगर अपना एक्सपीरियंस और जो अपना मतलब मैं सराउंडिंग देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि धीरे धीरे चीजें अल्टरनेट रिसोर्सेज पे जा रही हैं। जैसे मैं बोलूँ सीएनजी पे जा रही हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, फुल फ्लेजेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रहे हैं, ऑयल एंड जो डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स को कम किया जा रहा है। आगे चल के सोलार आने वाला है, सोलार पे बहुत काम चल रहा है। तो अगर ये सारी चीजों को देखा जाए तो जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑयल एंड गैस सेक्टर का थोड़ा नीचे जा सकता है, बिकॉज ऑयल का डिमांड कम करने का सब लोग ट्राई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। तो अगर ऐसे देखा जाए तो इसके मैंने जो बताया था आपको बहुत सारे जो सेक्टर्स है, जैसे ऑयल एंड गैस है, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, एफएमसीजी, पावर, इंजिन, एनर्जी। तो ये सारे सेगमेंट में जो सबसे मेजर रोल प्ले करता था इस स्टैटिक इक्विपमेंट वाला, वो था ऑयल एंड गैस। और ऑयल एंड गैस का थोड़ा डिमांड कम होने की वजह से हो सकता है फ्यूचर में इसका डिमांड कम हो। अदर सेक्टर्स में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि अदर सेक्टर्स को कुछ मतलब नहीं है ऑयल एंड गैस से। वो अपना केमिकल बना रहे हैं और उनको मेडिसिन बढ़ाने वाले हैं। मेडिसिन दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, यस यस। फूड इंडस्ट्री दिन पे दिन ग्रो कर रही है, तो ऑयल एंड गैस का डिमांड कम होगा। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर बाकी जो अदर स्ट्रीम्स है एनर्जी का, ऑयल एंड ये फूड इंडस्ट्रीज का, वो सबका कंजम्पशन बढ़े तो उसका डिमांड बढ़े। तो ये भी हो सकता है कि बैलेंस हो जाए। बट अभी इस टाइम पे इस करंट सिचुएशन में ऑयल एंड गैस मेजर रोल प्ले करता है, जिसका डिमांड थोड़ा कम होने वाला है। इन फ्यूचर आगे चल के इन सब का अगर डिमांड बढ़ता है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये फील्ड अच्छा है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू, सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू, सब पॉइंट ऑफ व्यू जॉब ये फील्ड अच्छा है। फ्यूचर का मैं नहीं बोल सकता फ्यूचर में क्या हो सकता है आगे। सही बात की भाई, आपने बिल्कुल सही बात की, क्योंकि आने वाले समय में अगर देखा जाए तो ये तो जाहिर सी बात है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ये जो भी डीजल पेट्रोल की जो डिमांड है वो डे बाय डे कम होती जाएगी, हाँ, और ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। कम होगा, हाँ। तो जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें यही बोलना चाहूंगा कि ये जो हमने वीडियो बनाया है, दिस इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। इसमें हमने स्टैटिक इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो चीजें शेयर की है। अब ये आपका डिसीजन है कि इस फील्ड में आपको करियर बनाना है नहीं बनाना है, क्योंकि फ्यूचर क्या होगा हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अविनाश भाई ने जो चीजें बताई है वो बेस्ड ऑन जो वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बेस्ड ऑन जो करंट सिचुएशन है। तो अल्टीमेटली ये आपका डिसीजन है कि आपको इस फील्ड में जाना है या नहीं जाना है।
तो अविनाश भाई, वैसे तो हमने काफी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया और लगभग सारी चीजें हमने कवर की, लेकिन फिर भी अगर एस्पिरेंट्स को कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। और हमारा जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो टेलीग्राम का चैनल है, आप वहां पे भी जो भी आपकी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप वहां से पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैकेनिकल पेंटोमैथ प्लेटफॉर्म को शेयर करें, क्योंकि पूरे इंडिया में ये जो मैकेनिकल पेंटोमैथ का जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज द यूनिक प्लेटफॉर्म which give all the information related to mechanical engineering. तो अविनाश भाई, thank you very much for sharing your valuable and precious experience, and I hope जो भी चीजें हमने डिस्कस की है, इससे बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम लोग इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। बाय, टेक केयर, थैंक यू।